हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग जोया, कैसे हैं आप लोग। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है सभी को। ओके, थैंक यू। जोया, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, आपको फीवर है। चेक करा लीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है बार बार जब आ रहा है फीवर आपको तो डेंगू या टाइफाइड ये सब चेक करा लीजिएगा। ओके, चलिए। आज हम लोगों को पढ़ना है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है जानते हैं आप लोग। सबसे पहले वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे और एक बार हाय हेलो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आज हम लोगों को पढ़ना है डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक या निर्देशक सिद्धांत। ओके, जो निर्देश करेंगे कि राज्य की नीति में क्या क्या जरूरी है और राज्य के क्या कर्तव्य हैं, या कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर राज्य अपनी पॉलिसी बनाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग पंकज। कैसे हैं आप और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीपीएसपी क्या है और भाग किस में निहित है। तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ओके, इसे आयरलैंड अर्थात आयरिश संविधान से लिया गया है और आयरिश संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। ये चीज याद रखिएगा। हम लोगों ने इसे आयरलैंड या आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहा से लिया है, ये स्पेन से लिया है। ओके, ये चीज भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि कई थिंकरों ने इसके बारे में इसे आत्मा कहा है। इन तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है और इनका काम क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य बनाना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इनके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, है ना। और ये कैसे हैं, जस्टिसिएबल हैं या नॉन जस्टिसिएबल हैं, अर्थात न्याय 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 संगत है या गैर न्याय संगत है, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सबसे बड़ी बात ये है कि जब नीति निर्देशक तत्व बनाए जा रहे थे तो उसके पीछे कुछ
संस्तुतियां अर्थात कुछ बातें या कुछ लोगों ने अपने विचार दिए थे, ठीक है, आइडिया दिए थे कि भाई कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए हमारे राज्य में या राज्य के लिए, लोगों के लिए कुछ चीजें। करिश्मा, गुड मॉर्निंग। और ये टॉपिक यूनिट नंबर 7 का डीपीएसपी है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, तो कई विचारकों ने और कई नेताओं ने विचार दिए थे कि राज्य में जो भी होंगे कि भाई एक गैर न्यायकारी और एक न्यायोचित होना चाहिए, अर्थात जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। तो जस्टिसिएबल हमारे फंडामेंटल राइट है और नॉन जस्टिसिएबल क्या है, हमारे डीपीएसपी है, जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, वो राज्य पर डिपेंड करता है। अगर राज्य के पास सुविधाएं होंगी तो वो आपको देगा, नहीं होंगी तो नहीं देगा। ओके, यहाँ भी ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से, गुड मॉर्निंग सोनिया, 36 से 51 तक दिया गया है, और भाग 3 में 35 तक क्या दिया है आपको हमने पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट। ओके, याद रखिएगा। चल, अब डीपीएसपी एक संवैधानिक निर्देश या सिफारिश है जो किसके लिए है, राज्य के लिए। कि राज्य, देखिए सबसे पहले अंतर इसमें समझ लीजिएगा। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं अंतर, अपना इतना बताइए कि आप लोग डीपीएसपी को क्या समझते हैं और फंडामेंटल राइट को क्या समझते हैं। फिर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूंगा कि क्या चीजें हैं। बताइए जल्दी से। किसी को नहीं है पता? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, फंडामेंटल राइट व्यक्तियों को दिए जाते हैं राज्य के विरुद्ध, और डीपीएसपी राज्य को दिए जाते हैं जो अपने आप को ठीक ठाक बना सके, अर्थात एक राज्य अपने आप को कल्याणकारी बना सके, वेलफेयर। ओके, यस, वेरी गुड जो है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। डीपीएसपी संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं राज्य के लिए, अर्थात आदर्श हैं जिन्हें राज्य को कानून बनाते या लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। डीपीएसपी क्या है, कुछ आइडियाज हैं किसके लिए, राज्य के लिए, कि राज्य जब भी कोई कानून या नीति या पॉलिसी बनाए तो इन बातों को ध्यान में रखे। कौन सी बातें, अपने आदर्श, मोरल, जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, न्यायपूर्ण, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, ये सारी चीजें रखते हैं। और ये कैसे हैं, गैर न्यायिक अर्थात नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्समेंट, गैर परिवर्तनीय, जिन्हें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता और जिन्हें आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि कहा जाए कि आपको आर्टिकल 21A पता है क्या है? नहीं है पता। ये शिक्षा से संबंधित है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तो हो सकता है कई किसी राज्य के पास अच्छा खासा पैसा है और वो फ्री शिक्षा दे रहा है, तो आप दूसरे राज्य में ये नहीं कह सकते कि आप हमें भी फ्री शिक्षा दीजिएगा, है ना। एक मान लेते हैं, लेकिन जब ये आर्टिकल संविधान में जुड़ जाता है तब हर राज्य को फ्री शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो राज्य के प्रति है। अब जैसे आप कहें कि राज्य ने अपने राज्य को, मतलब एक स्टेट है, अपने आप को वेलफेयर बनाया है कि जैसे दिल्ली, दिल्ली ने अपने यहाँ फ्री मेट्रो में महिलाओं को फ्री, बस में महिलाओं को फ्री कर दिया है। तो अब आप कहें कि दिल्ली ने किया है तो यूपी को भी करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, और इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओके, ये चीज भी याद रखिए। यस, फ्री एजुकेशन, तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट कैसे होते हैं, वो जस्टिसिएबल होते हैं। ये चीज क्लियर?
यहाँ इतनी चीजें समझ लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग आर्टिकल देखेंगे, और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट करना पड़ेगा आपको आर्टिकल को, ठीक है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बढ़ावा देते हैं। अब ये है आर्टिकल आपके 36, 37, 38, 39, पूरा 51 तक है आपका। अब कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है ये आपको पढ़ना है। ओके, यस यस, वेरी गुड करिश्मा। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आर्टिकल देखने से पहले एक ग्रेनविल ऑस्टिन एक अच्छे थिंकर हैं, इंडिया के बारे में इन्होंने, इंडिया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत रिसर्च की है। तो इन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है डीपीएसपी को। ओके, अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान की मूल आत्मा डीपीएसपी को किसने कहा है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, याद रखिएगा। अब आता है आर्टिकल 36, तो पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, है ना। Define state as same as article 12 unless the context otherwise defined। ये आर्टिकल 36 क्या डिफाइन करता है कि जो भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ओके, जैसे राज्य हमें एक फंडामेंटल राइट देता है, वैसे ही ये राज्य के अर्थ वो है, कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार हैं कि राज्य क्या क्या कर सकता है और अपनी पॉलिसी या कानून बनाने में क्या क्या अप्लाई कर सकता है, उसके लिए इन्होंने ये दिया है। ओके, इसमें विधायिका और कार्यपालिका अंगों के बारे में कहा जाता है, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात अथॉरिटी के बारे में कहा जाता है, देश में सभी लोक प्राधिकरण को सम्मिलित करता है, ये चीजें ये डिफाइन करते हैं। ओके, चलो आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, तो इसे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 37 को। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नॉन जस्टिसिएबल होगी और उनके हनन एवं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 37 में। ओके, और संविधान में ये भी कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा, ये नहीं कि राज्य पर फोर्स होगा। मतलब राज्य को वेलफेयर करने के लिए उसका कर्तव्य होगा, अगर उसके पास सुविधाएं हैं तो वो देगा, वेलफेयर करेगा, अगर नहीं है तो सुविधाएं नहीं दे पाएगा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, ये चीज क्लियर। चलिए, अब आता है आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। अब स्टेट कुछ पॉलिसियों को जैसे सुरक्षित करना होता है कि सभी नागरिकों को जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, कि हर व्यक्ति अपनी जीविका जीने के लिए उसे निम्नतम साधन देगा राज्य, कि भाई आप अपना भरण पोषण अपनी जीविका चला सकें। ओके, सामूहिक हित, सभी के हित में काम करेगा राज्य, है ना। नागरिक धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा, अर्थात एक व्यक्ति के वर्चस्व में रोकेगा कि भाई किसी व्यक्ति को उत्पादन या धन एक ही व्यक्ति रखे तो इसको रोकेगा। कभी कभी आपको पता देखा होगा आपने कि जैसे पहले क्या होता था,
कई चीज़ें लोग स्टॉक कर लेते थे। तो इस चीज़ को राज्य रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि इससे महँगाई बढ़ती है। इसलिए स्टॉक को रोकना बंद कर दिया गया है। ज़्यादा समय तक आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं कोई चीज़ें, कि उससे आर्थिक संकट आए या फिर किन्हीं चीज़ों का दाम बढ़े, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ओके? पुरुष एवं स्त्रियों को समान न्याय, है ना? ये सारी चीज़ें रही हैं। 39 और 38, ओके, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। अब इसमें क्या होगा? फ्री लीगल एड्स अर्थात समाज में जितने भी गरीब हैं, है ना? जो ऐसे लोग हैं जो न्याय तो ले सकते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि राज्य उन्हें फ्री सलाह देगा, है ना? और उनकी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा कि भाई उन्हें लीगल सहायता है ना? विधिक सहायता है, हेल्प है, तो उसे प्राप्त करना वो भी फ्री। ओके? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आता है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जैसा कि आपको पता है, यस करिश्मा, संशोधन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 40 जिसमें आता है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया, उनको संगठित करने के लिए कहा गया है। ओके, फिर आता है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो 41 में काम पाने, है ना, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करा गया है कि भाई शिक्षा पाने, बुढ़ापे में लोगों की मदद लेने के लिए इसमें राइट दिए गए हैं। अब आता है आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। अर्थात इसमें काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, अर्थात जब लोगों की कंडीशन एक मानसिक तनाव हो तब आप छुट्टी ले सकते हैं अपने काम से। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो, मैटरनिटी लीव ले सकती है, जिसे प्रसूति छुट्टी या अवकाश बोला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इसमें आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अर्थात इसमें सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं इसमें। ओके, मजदूरों के लिए। अब आता है आर्टिकल 43A, इसमें भी वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन, उनमें भी सहभाग कर सकते हैं। आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटी, प्रमोशन उसमें उनकी हायरार्की भी बढ़ाई जा सकती है, पदोन्नति, है ना? अब आता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ओके, ये लोग आप तो जानते ही होंगे, है ना? आर्टिकल 44, ये भारत के समस्त राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कि भाई सभी नागरिक समान है। यस, यूसीसी। अब आता है आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 45 क्या कहता है? सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु से कम एवं 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक फ्री शिक्षा होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ओके, 46 आता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो 46 जो आप आता है, जो SC ST है उनके प्रमोशन के बारे में, उनको शिक्षित करने के लिए बात इसमें आती है। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है?
उनके आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें हैं। आगे है 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ राइज द लीव ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ एवं स्वच्छ खाने के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं के बंद, मदिराओं औषधि ठीक ठाक देना, ये सारी चीजें। मतलब एक चीज मान लीजिएगा, यहाँ से पूछ सकते हैं आर्टिकल 47 किससे संबंधित है? तो ये नशीले पदार्थों एवं नुकसानदायक पदार्थों को बंद करने या उपभोग पर प्रतिबंध करने के लिए। तो नशीले पदार्थों में आपको पता है बिहार में वाइन बैन है ना, शराब बंद है। तो वहाँ आर्टिकल 47 पर स्टेट काम करता है ना। ऐसे हम लोगों को देखना है चीजें। अब आता है 48, ये पर्यावरण से संबंधित है। ओके, कृषि पशुपालन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आर्टिकल 48 ये पर्यावरण, कृषि, ऐसे ही 48 है। तो 48 ए अलग है और 48 अलग है। तो 48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली से करना, अर्थात एक सिस्टम से, एक वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से करना। ओके, ताकि हम लोग भाई विकास करेंगे और हमारे यहाँ जब चीजें एक्स्ट्रा होने लगेंगी हमारी खपत से, तो हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आता है आर्टिकल 48 ए। तो ये प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये वनों के संरक्षण के लिए बात करता है एवं संवर्धन के लिए बात करता है। वन्य जीव, जो जंगल में जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए बात करता है। अब आता है आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ द माउंटेन एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अर्थात 49 क्या करता है? राष्ट्रीय महत्व वाले या जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, संग्रहालय है, कुछ बिल्डिंग है पुरानी, उनको, स्मारक हैं, उनको एक राष्ट्रीय महत्व दे दिया जाता है और घोषित कर दिया जाता है कि इनका प्रोटेक्शन अर्थात इनका संरक्षण आवश्यक है। तो एक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों एवं स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। ओके, यस करिश्मा। अब आता है 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। भाई न्यायपालिका अपना काम करे और कार्यपालिका अपना काम करे। ओके, अब आता है आर्टिकल 51। तो 51 किससे संबंधित है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के लिए बात करता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? एक बार थम्स अप दीजिएगा और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये हिंदी में रहा आपका, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ओके, हाँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अब जो नीति निर्देशक तत्वों का क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है समाजवादी सिद्धांत। फिर आता है गांधीवादी सिद्धांत। फिर आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत, अर्थात लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी। ये तीन आते हैं। इन तीनों में सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से क्या आते हैं आर्टिकल। तो वो हम आपको बता देते हैं, है ना, क्योंकि सारे आर्टिकल अलग अलग हैं इसमें, 36 से लेके 51 तक। तो अब आपका जो नीति निर्देशक सिद्धांत वर्गीकरण हुआ है, उसमें सामाजिकवादी
समाजवादी सिद्धांत में जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? 38 नोट कर लीजिएगा, है ना। 39, 39A और फिर 41, 42, 43, 43A एंड 43 नहीं, 43B नहीं है, 47 है। ओके, ये चीजें आपको याद रखना है। 47 भी है पंकज, ठीक है। अब आता है आपका, ये चीज नोट हो गई, ये समाजवादी राइट से है। ओके, अब ब्लू से मैंने आपको कर दिया क्या? गांधीवादी। गांधीवादी में 40, 40, 43 इसका बी और 46, 47, देखिए एक चीज यहाँ याद रखिएगा, 47 में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, नुकसानदायक वस्तुओं पर बैन तो लगाया है, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, है ना, पोषण एवं स्तर में जीवन स्तर एवं सुधारने वाले कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, तो दोनों में ये आते हैं, ठीक है। 47 एक समाजवादी में भी और एक गांधीवादी में। ओके, ऐसे ही 43 भी आता है, 43A एवं 43B। तो इसमें क्या है, 43B आता है, ये नहीं है। 43A श्रमिकों के निर्वहन मजदूरी, अर्थात 43A में उद्योग के बारे में कहा है, तो गांधी जी ने भी कहा है कि सार्वजनिक उद्योग में क्या होंगे, कुटीर उद्योग होंगे। इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं गांधी। गांव में कुटीर उद्योग हों, लोग छोटे छोटे उद्योग करें जिससे कि उनकी जीविका चल सके। ओके, 43(8) ऐसे ही अब उदारवाद में 43, 41, 51, 50, है ना, 49, 48A, 48, है ना। और इसीलिए आपको याद क्या रखना, 45 एंड 44 ये सारे आते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, सबको अच्छे से एक बार पढ़ना है। ओके, कि किस आर्टिकल में क्या चीजें कही गई हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बताने में सक्षम हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट? बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो नकारात्मक अर्थात नेगेटिव होते हैं, वो हमें राज्य के अगेंस्ट मिलते हैं। ओके, वे राज्य को व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने को रोकते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। जबकि डीपीएसपी क्या है, ये सकारात्मक होते हैं, ये समाज एवं राज्य को एक सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में काम करने को निर्देशित करता है, अर्थात वेलफेयर करता है। ओके, इतनी चीज के लिए। अगला, फंडामेंटल राइट न्याय संगत है अर्थात जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्याय संगत। ओके, फंडामेंटल राइट के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और डीपीएसपी के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। टोटल 36 से लेके 51। ओके, सुनिए याद रखिए।
फंडामेंटल राइट का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतंत्र के विकास की शुरुआत, अर्थात एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने की बात करता है। ओके, अब फंडामेंटल राइट को कानूनी स्वीकृति प्राप्त है और डीपीएसपी को राजनीतिक एवं नैतिक स्वीकृति प्राप्त है। मतलब किसी प्रकार से ये एक वो नहीं है कि भाई कोई कानूनी शक्ति उनको प्राप्त है। तो डीपीएसपी को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, फंडामेंटल राइट को कानूनी शक्ति प्राप्त है। फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन डीपीएसपी सामाजिक कल्याण अर्थात वेलफेयर करते हैं, प्रमोट सोशल वेलफेयर। ओके, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है ना, और क्योंकि वे स्वचालित रूप से लागू होते हैं, और डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ हमें ये डीपीएसपी को लागू करने में हमें कानून की आवश्यकता हो जाती है। चलिए आगे आते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, दोनों के बीच में क्या संघर्ष है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। एक केस आया था चंपकम दौरियाराजन मामले में 1951 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में पूर्व बल होगा। ठीक है, मतलब पहले से फॉर्म होगा। और ऐसे ही एक आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। सर्वोच्च न्यायालय यह भी माना है कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। वे मिलकर सामाजिक क्रांति, प्रतिबद्धता मतलब कंपटीशन के मूल का निर्माण करते हैं। वे एक रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे से कम नहीं है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। अर्थात एक एसेंशियल फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूल संरचना का, संविधान की मूल संरचना का, दोनों चलेंगे साथ साथ। क्यों चलेंगे? अब देखिएगा, जैसे आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, जैसे आर्टिकल 14 एंड 19 में कभी कभी क्या होता है, चेंजेस नहीं कर पाती है गवर्नमेंट या राज। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि आप डीपीएसपी के अनुसार चल सकते हैं, और उनमें अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो संवैधानिक माना जाएगा, है ना, गैर संवैधानिक नहीं माना जाएगा। कि उसे ये मान लीजिएगा कि वो जरूरी है इसलिए हमने किया है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कहा कि डीपीएसपी के लिए हम, सीधी सी बात आपको याद रखना है कि जो नॉन जस्टिसिएबल है। अगर राज्य वेलफेयर के लिए अर्थात सर्वहित के लिए सभी के आर्टिकल 14 एवं 19 पर कुछ लिमिट लगाती है तो उसको लिमिट मानी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, कि हम जाएंगे कोर्ट के, राज्य अपने लिए सभी के हित के लिए आर्टिकल 14 एवं 19 पर कुछ लिमिट लगा रही है तो हम जाएंगे कोर्ट और कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो बिल्कुल नहीं करेगा कोर्ट। पहली बात, कोर्ट सुनेगा ही नहीं डीपीएसपी के लिए। अगर आप गए कोर्ट में तो कोर्ट सुनेगा ही नहीं। ओके, इसीलिए कुछ ऐसे नियम हैं डीपीएसपी में जिनको असंवैधानिकता से बचाने के लिए। तो राज्य कभी कभी सर्वहित में ऐसे भी कदम उठा सकता है जिससे कि आम जन को थोड़ा अपने अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार है, उनको थोड़ा लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों एक साथ चलने के लिए हैं। ओके, अब कुछ संशोधन हुए थे इसमें डीपीएसपी में, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन हुए थे। भाग 4A या का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19
78 संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 एवं 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। करिश्मा क्या कह रही है? नीति निर्देशक तत्व को राज्य को निर्देश में सुझाव देता है या राज्य का मानना जरूरी है? देखिए, वो राज्य के कर्तव्य है, ठीक है। अब राज्य को मानना भी जरूरी नहीं है और आप कहेंगे कि राज्य हमें फ्री चीजें दे, तो ऐसा भी नहीं है। वो राज्य के ऊपर है। राज्य का अगर मन होगा तो वो आपके लिए देगा सुविधाएं, नहीं होगा तो नहीं देगा। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, दिल्ली सरकार ने अर्थात दिल्ली स्टेट ने महिलाओं के लिए फ्री बस चलाई है। अब आप कहें कि यूपी में भी चलाया जाए, तो भैया यूपी में इतना है लोग, तो कहाँ कहाँ चलाएगी गवर्नमेंट। और दिल्ली में क्या है, हर किसी के पास कार है। दिल्ली में एक तो गांव ग्रामीण एरिया कम है, तो उस वजह से वहाँ महिलाएं अधिकतर अपना स्वयं का वाहन प्रेफर करेंगी। और यूपी में भैया अगर आ गए ना आप, तो जो लोग अपना वाहन भी यूज करते हैं वो कहेंगे यार हम भी स्कूल चले जाएंगे, है ना, उसी बस से फ्री में। तो इसलिए कई स्टेट्स की पॉलिसी में अंतर होता है, ठीक है। अगर ये चीज आपने नोटिस की होगी, अब कई स्टेट आपको बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो आप कहेंगे कि यूपी भी दे, तो ऐसे तो नहीं दे सकता है, पॉपुलेशन ही इतनी है, कहाँ तक देगा। ओके। तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन 21 आर्टिकल जोड़ा गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 1919 के तहत जोड़ा गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ऐसे ही आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 भी हुआ है, जो 2019 में हुआ है, और इसमें EWS 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ओके। EWS तो जानते ही होंगे, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं ज्यादा, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड गोयल। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे तो हमने आपको नोट करा दिए। कुछ चीजें सुनने लायक हैं तो उन्हें सुन लीजिएगा थोड़ा। इन डीपीएसपी की आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्या की जाती है, नोट कर लीजिएगा थोड़ा। कि भाई इनका कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई मतलब ये लीगल नहीं है, ठीक है। केटी शाह है, केटी शाह इसमें कहते हैं, केटी शाह। ओके। इन्होंने कहा है कि भाई ये अतिरेक कर्मकांडी बताया है। इनकी तुलना एक केटी शाह ने ऐसे की है कि भाई ये एक चेक है जो बैंक में है, लेकिन उसका भुगतान बैंक संसाधनों लेकिन उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। अब जैसे मान लीजिएगा ये एक ब्लैंक चेक है, ये एक ब्लैंक चेक है, और जब बैंक की मर्जी होगी तब आपको वो
पैसे देगी। हाँ, पोस्ट डेड चेक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जब बैंक की मर्जी होगी तब बैंक आपको पैसे देगी। कैसे? मैंने आपको कहा है कि राज्य के पास सुविधाएं होंगी तो राज्य आपको देगा, अन्यथा नहीं है तो नहीं देगा। ओके, तो ये किसने कहा है? केटी साय ने। ऐसे ही नसरुद्दीन ने भी कहा है, नसरुद्दीन भी कहते हैं कि भाई ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। ये सिद्धांत एक 9 वर्ष की गिफ्ट है, या मान लीजिए 9 वर्ष के प्रस्ताव हैं जो जनवरी आने पर टूट जाते हैं। जनवरी में कैसे? कि भाई हमने कहा ये करेंगे, जनवरी आई और हमने कहा भाई हमारे पास फंड ही नहीं है या हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई टूट गए हम अपने प्रस्तावों पर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही मतलब इन पर क्या है, ये कानूनी रूप से अमल नहीं करते, कोई कानूनी शक्ति नहीं, बस बात कह देंगे। अब आप कहें, जैसे 1 जनवरी आती है, आप कहते हैं आज साल का पहला दिन है, हम सुबह जल्दी उठेंगे और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा साल पढ़ेंगे, तो वो एक क्या है आपके लिए, एक कूड़ा घर है ना, कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। ठीक है, कि भाई हमने अपने विचार माने, अपनी भावनाएं, कि भाई अब हम 1 तारीख है, अब हम मम्मी पापा से कभी गलत नहीं बोलेंगे तो पूरा साल नहीं बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, दोस्तों से अच्छा व्यवहार करेंगे। हैं, कई लोग स्टेटस लगाते हैं कि जैसे नया साल आया है वैसे अब नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग गए। तो ये चीजें क्या है, एक भावनाएं, लेकिन हम लोग अगले दिन वैसे ही दूसरी तारीख आती है, 2 जनवरी आती है, और हम लोग जैसा हमारी रोजमर्रा की लाइफ होती है वैसा ही हम लोग फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी जो भावनाएं हैं उनका एक स्थायी कूड़ाघर है। ये किसने कहा है? टी कृष्णमाचारी। ओके, टी टी कृष्णमाचारी। ओके, ये चीज याद रखिएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगला पॉइंट है, आलोचना की जाती है कि ये तर्कहीन इलॉजिकल सिस्टम है, मतलब लॉजिक है ही नहीं इसमें, तर्कहीन व्यवस्था है। तर्कहीन व्यवस्था कैसी? कि भाई आलोचकों ने इसके बारे में कहा है कि ये एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ क्या कहा है कि भाई हम लोग विज्ञान की ओर भी बढ़ेंगे और गांधी जी की व्यवस्था है अर्थात कुटीर उद्योग की ओर भी चलेंगे। अब हमें ये बताइएगा कि हम कुटीर उद्योग की तरफ जाएं कि विज्ञान की ओर जाएं? ये इसमें हमें किसी प्रकार का तर्क नहीं मिलता। मिलता है तर्क? नहीं मिलता है। बताइए, आप में से किसी को तर्क मिला इसमें कि वहां हम गांधीवादी सिद्धांतों पर भी चल रहे हैं और एक हम उदारवादी भी चल रहे हैं और एक हम समाजवादी भी चल रहे हैं, तो तीनों व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी ये समझा नहीं पाते इसमें, है ना, डीपीएसपी में, तो इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। यस साक्षी। अगला है आपका रूढ़िवादी अर्थात कंजर्वेटिव, जैसे समाजवाद है ना, गांधीवाद। फिलहाल समाजवाद को हम मानेंगे। ओके, गांधीवाद तो नैतिकता पर आ जाता है। ये चीजें यहां आपको याद रखनी है। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, अगला है आपका संवैधानिक टकराव।
संवैधानिक टकराव में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। कैसे? अब जब केंद्र सरकार कोई पॉलिसी लाती है, ठीक है, जैसे केंद्र में बीजेपी है और किसी स्टेट में कांग्रेस होगी, तो स्टेट हरदम विरोध करेगा केंद्र का, क्योंकि उसके समान नहीं है ना, गवर्नमेंट अलग अलग है, तो ये टकराव बन जाता है। अब केंद्र में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल एक केंद्र का क्या होता है? कैंडिडेट होता है और मुख्यमंत्री स्टेट का, तो वहां उन दोनों की नहीं पट पाती है ना, तो इस वजह से ये थोड़े छोटे मोटे टकराव रहते हैं। और कभी कभी जो केंद्र पॉलिसी लाती है तो स्टेट क्या देता है, अभी हम सक्षम नहीं है इन पॉलिसियों को लागू करने में, है ना। और कभी कभी केंद्र उनसे फंड मांग लेता है, तब वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है आपकी डीपीएसपी नीति निर्देशक के लिए, क्या आपको वेलफेयर करना है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, वो सीधा मना कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ हमारा डीपीएसपी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सोनिया क्या रिपीट करना है बताइए। हाँ, किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे हम लोग, जो रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य। अभी हम लोगों ने मौलिक अधिकार, फिर डीपीएसपी, अब कर्तव्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए बताइए। सोनिया क्या रिपीट करना है, जल्दी से बताइए। टकराव कभी कभी क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार अपनी पॉलिसियां लाता है, ठीक है, तो कभी कभी स्टेट कहता है कि हम आपकी पॉलिसी या आपकी जो भी नीति है उसे हम अप्लाई करने में सक्षम नहीं है, है ना। तो जिससे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी है और कोई स्टेट कांग्रेस का हो, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ओके, कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो वो हर बार यही करेगी कि वो केंद्र सरकार का विरोध करेगी। क्यों करेगी? इसका कारण ये है कि अगर वो उनका सपोर्ट करने लगे तो लोगों के मन में क्या आएगा कि ये केंद्र सरकार अच्छी है, इसीलिए अधिकतर राज्य जो है वो केंद्र में जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो उनकी पार्टी नहीं है तो वो उनका विरोध करते हैं, अगर उनकी पार्टी है तो उसका सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये चीजें रखना है। पंकज, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी चीज अलग है, ओके, और ये चीज अलग है। ओके, याद रखिएगा। हो गया? चलिए, अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। चलिए, कर्तव्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, किसी को पता है? चलिए बताइए। ओके, रसिया से लिया है 1976 में, 42 में संविधान संशोधन। और किसको क्या पता है? स्वर्ण सिंह कमेटी पता है किसी को? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी।
नहीं है ना। यस करिश्मा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। मूल कर्तव्य ये है, जैसे आपको, आपके कर्तव्य क्या है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, है ना। यस यस, वेरी गुड अंजलि साहू, वेरी गुड। तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और दोनों अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें हमारे अधिकारों को रखा गया है, कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। ओके, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा था कि नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन लोगों ने राज्यों के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल कर लिया था संविधान में, लेकिन बाद में 1976 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसको हम लोग, और इन मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। जैसे कि कुछ प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सारे देशों में नागरिक कर्तव्यों को विस्तारित नहीं किया गया है। ओके, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, जापान के जो संविधान है उसमें नागरिक के कर्तव्य रखे गए हैं। और कभी कभी पूछ लेते हैं किन देशों में नहीं रखा गया है, तो अमेरिका, नोट कर लीजिएगा, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, इनमें नहीं किया गया, लेकिन जापान में किया गया है। ओके, अब समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बार बार महत्व भी दिया है। जैसे कि रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के लिए होगा और ये अविभाज्य होंगे, किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। तो भारत में 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कांग्रेस की पार्टी द्वारा गठित की जाती है और जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी पड़ती है। भाई, अब भारत को आवश्यकता पड़ने लगी तो कांग्रेस ने, जब आपातकाल का दौर था तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी स्थापित की जाती है, जो मूल कर्तव्यों के बारे में अगला पाठ स्थापित करती है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया जाता है, जिसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। वो नया भाग कौन सा है बताइए? पार्ट, अभी 40 बताया था, 4A। 4 में क्या है? डीपीएसपी। और 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज आपको यहाँ याद रखनी है। इस नए भाग में एक अनुच्छेद आर्टिकल 51A भी जोड़ा गया। ओके, 50A का में 51A का में या ए के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य क्या होगा? तो आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, आगे हमने आपको दिया है नोट करके।
तो उसे हम लोग थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड ये है जैसा कि हमने आपको बताया है। लेकिन अब 8 मौलिक कर्तव्य बचे हैं हमारे पास। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है 1976 में ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अनुच्छेद 51A 4A भाग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन अब हमारे पास 8 ही हैं। नहीं, स्टार्टिंग में 8 थे, अब 10 हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची आर्टिकल 51A में है। तो इसमें क्या है कर्तव्य? अब हम लोग यहाँ कर्तव्य देखेंगे कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों अर्थात महापुरुषों की हमें यस साक्षी 11 है। तो महान आदर्शों अर्थात महापुरुषों का सम्मान करना। जैसे हम लोग महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उन्हीं को याद करने के लिए बनाते हैं। भारत की संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करना, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं स्टार्टिंग में 8 थे लेकिन अब 11 के बीच सद्भावना एवं भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, जैसे कि 2 मिनट रुकिए पंकज, ये हम आपको कंफर्म कर देते हैं। ओके, देखिए, जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े थे। ओके, इतनी चीज याद रखिएगा। जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी तब उसने 8 मूल कर्तव्य जोड़े थे और उसके बाद 10 मूल कर्तव्य जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके, तब 10 हुए। ओके, क्लियर? 11 नहीं है, पहले 8 थे फिर 10 हुए। तो एकदम क्लियर रख लीजिएगा, या बार बार ना कंफ्यूज होइएगा ना करिएगा। ओके, तो महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाएं त्याग करना, जैसे कि सती प्रथा होता था कि भाई, और एक विधवा होता था, इन सारी प्रथाओं, मतलब सभी को एक सम्मान पूर्वक लाइफ जीने का हक है। देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना, जंगलों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक सोच, मानवता एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को समाप्त करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना चाहिए, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास एवं उपलब्धि के रूप में उच्च स्तर तक पहुंच सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक प्रतिपालय को शिक्षा के अवसर देना एवं एक अच्छा भोजन भी ग्रहण कराना, जिसे आर्टिकल 86 के तहत शिक्षा आरटीई लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन। क्लियर यहाँ तक? अब आता है मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं। थोड़ी एक चीज यहाँ याद रख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य में एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मौलिक कर्तव्य, जैसे यहाँ पूछा प्राकृतिक चीजों का संरक्षण या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के लिए बात करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो यहाँ बात कर देंगे, एनटीए पूछ सकता है जंगलों, झीलों, नदियों, नहरों, नहर जोड़ देगा तो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि नहर प्राकृतिक नहीं होती है, वो मानव निर्मित होती है। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कुछ कर्तव्य नैतिक गुण हैं, जबकि अन्य नागरिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौलिक कर्तव्य उन मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीय जीवन शैली के केंद्र में है और इसीलिए भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देते हैं
और कुछ मौलिक कर्तव्यों को के विपरीत जो सभी नागरिकों या गैर नागरिक विदेशियों के लिए उपलब्ध हैं। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, ये चीज याद रखिएगा। वो विदेशी या विस्तारित नहीं है, विदेशियों के लिए नहीं है। निर्देशक तत्वों सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, संसद द्वारा कानून द्वारा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है। तो कर्तव्य कभी कभी क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है साक्षी, जिसने मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की थी, इसके बारे में है। ओके, जिसे 1976 में स्थापित किया गया था। ओके, कांग्रेस पार्टी के समय। अब मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या है, ये गैर न्यायोचित है, इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हम कहें कि भाई हम संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, है ना, या मान लीजिएगा हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है आप सम्मान मत कीजिएगा, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन संसद कुछ कानूनों को लागू करने के कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून ला भी सकती है और कानून द्वारा लागू करा सकती है। ओके, तो और दूसरी बात, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है ना, सिर्फ मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किन के लिए हैं, जो देश में रह रहे हैं उनके लिए, जो देश के नागरिक हैं उनके लिए। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, वे नागरिकों के लिए एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति को अच्छा, एक जेंटलमैन, है ना, बनाने के लिए, कि भाई आपके कुछ कर्तव्य होने चाहिए। आपको जब देश आपको अधिकार दे सकता है, राज्य आपको अधिकार दे सकता है, तो फिर आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जो आप राज्य के प्रति करेंगे, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब आपको अधिकार मिले हैं तो आपको कर्तव्य भी होने चाहिए। ओके, ये चीज क्लियर रखिएगा। वे देश विरोधी एवं असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं। वे नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रदान करते हैं और उनमें अनुशासन एवं प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं, है ना, कि भाई आप डिसिप्लिन रहें, एक भावना पैदा करते हैं कि हम आपस में सभी भाई भाई हैं, है ना, भाईचारा, किसी भी भाषा आधार पर कोई विरोध नहीं। आज अगर आप इंडिया में कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको एक भारत अपना पूरा घर लगता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। देखिए, इन कर्तव्यों को मानना जरूरी भी है, ये कर्तव्य हैं आपके, ठीक है। कर्तव्य जैसे ये मान लीजिएगा, आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के पैर छुएं, उनको सम्मान दें। अब अगर आप अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, पैर नहीं छूते, तो माता पिता क्या है, आपके लिए कोर्ट तो जाएंगे नहीं या पुलिस स्टेशन जाएंगे नहीं कि हमारा बच्चा हमारे पैर नहीं छूता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कर्तव्य है, ये आपकी अंदर भावना से जागृत होते हैं, ये आपकी नैतिकता को डिफाइन करते हैं कि भाई ये हमने कुछ कर्तव्य दिए हैं कि आप अपने ध्वज का संरक्षण करेंगे एवं उसका सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, आपकी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका सम्मान करेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, इनके लिए हम कभी न्यायालय नहीं जा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मानना है या नहीं, है ना। लेकिन इनको मनवाने के लिए कभी कभी संसद कानून भी ला सकती है। ओके,
हाँ, ये व्यक्ति की इच्छा पर है, लेकिन कुछ चीजें जब व्यक्ति कर्तव्य नहीं मानता और उनसे नुकसान हो रहा है, जैसे कि आप ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो फिर सरकार कानून लाती है, जो फॉरेस्ट लॉ है, तो उसमें क्या है कि आप जंगलों को ज्यादा नहीं काट सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, नहीं, दंड नहीं मिल सकता है, लेकिन संसद ऐसा कर सकती है। ओके, ये चीज याद रखना। ये राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। राष्ट्र के जो लक्ष्य होते हैं, इनको मानने से क्या होता है कि जो राष्ट्र के लक्ष्य हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ओके, वे कानूनी संवैधानिक वैधता की जांच एवं निर्धारण में अदालतों की मदद भी करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में अगर एक अदालत को लगता है कि संबंधित कानून एक मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 के संबंध में उचित मान सकता है। कानून के समक्ष समानता या अनुच्छेद 19(6) स्वतंत्रताएं हैं इसमें, आर्टिकल 19 में जो हमने आपको पढ़ाई थी। इस प्रकार इस तरह के कानून को असंवैधानिक होने से भी बचा सकता है। अब कर्तव्य एवं आपके जो डीपीएसपी हैं उनको लागू करने के लिए संसद कानून भी ला सकती है, लेकिन अगर उससे आपका आर्टिकल 40 और 90 में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता है, तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ओके, कि हम कहेंगे कि यह असंवैधानिक है तो न्यायालय इस पे कोई एक्शन ले, तो ऐसा नहीं है। तो इसी को बचाने के लिए, कि भाई असंवैधानिकता से बचाने के लिए ये सारी चीजें लाएंगे। ओके, हाँ, सूखे पेड़ काट सकते हैं। ओके, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय है, कानून द्वारा इन्हें बदला भी जा सकता है। संसद उनमें से किसी को भी पूरा करने में विफलता के लिए उचित जुर्माना या दंड लगाने का प्रावधान कर सकती है। ओके, ये चीज याद रखिएगा कि अगर इन चीजों को आप पूरा नहीं करते हैं तो संसद जुर्माना या दंड भी लगा सकती है। ओके, इतनी चीज आपको यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लियर। ऐसे ही इसमें एक बर्मा कमेटी बनाई जाती है 1999 में, जो कर्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की जाती है। इसमें राष्ट्र गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 में बनता है। यह भारत के संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ जो बर्मा कमेटी की टिप्पणी है उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करेंगे, हम अभी आते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं। बर्मा कमेटी बनी 1999 में, और इसमें कुछ जैसे कि उन्होंने कर्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। अब कानून
लाए कि भाई इनको मानना है, अगर इनको नहीं मानते तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि संसद कर सकती है, तो उसने 1999 में बर्मा कमेटी बनाई और किया उसने, जैसे कि नंबर 1 लिखिएगा, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम अर्थात एक्ट 1971। ये पहले आ गया था, ठीक है, जिसमें क्या था कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनके अनादर के निवारण के लिए इन्हें लाया गया था कि भाई अगर आप इनका अपमान करेंगे तो आपको, जैसे अभी आप भारत में कहीं भी खड़े हो जाइएगा और आप अपने झंडे को लेकर कोई कुछ करते हैं आप, है ना, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ओके, और बहुत से आपराधिक कानून, जैसे लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, धर्म, जाति, स्थान, इनके भेदभाव फैलाने वालों को भी दंड दिया जाएगा, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि आप निम्न जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं, और भेदभाव करता है और इन चीजों के बारे में फैलाता है, प्रचार प्रसार करता है, तो उनको भी दंड दिया जाएगा। ओके, फिर आता है सिविल अधिकार संरक्षण नियम अधिनियम। एक आता है सिविल राइट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पहले आया था, जिसमें क्या था, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था की गई थी। ओके, फिर आता है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी घोषणा करती है कि भाई राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता, इन सब पर बात करते हैं। ऐसे ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त एवं धर्म के आधार पर मत मांगने, है ना, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य सदस्यों पर दंड भी दिया जाता है ना। वन जीव अधिनियम 1972, ये सारी चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके साक्षी, मैं लिख ही देता हूँ, ये नोट हो गया, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद में हम लिख देते हैं। ओके, ये नोट हो गया तो थम्स अप दीजिए। गुड मॉर्निंग विपिन, आप लेट हो गए हैं आप, है ना। चलिए, ये नोट हो गया होगा तो ये हम हटा देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। अगला आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1951। नंबर 4 पहले लिख लीजिएगा, फिर उनके बाद में हम बता देते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नंबर 5 वन अर्थात संरक्षण अधिनियम, वन अधिनियम जो आता है 1980। ये वन में अनियंत्रित कटाई को रोकता है कि भाई ज्यादा कटाई ना की जाए। ओके, कोई बात नहीं विपिन, ठीक है। तो ये वन में अनियंत्रित कटाई को रोकता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वन में दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। जो ऐसी प्रजाति वन में है, ऐसी औषधि हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जिनको आप बढ़ने में नहीं देते हैं, तो उनको क्या करते हैं,
उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। नंबर 3 है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने वाले लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। ओके, यस 1980 है ये। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट तो है नहीं? अब हम लोग आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें अलग भी करती हैं और हमें अच्छा भी बनाती हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। बर्मा कमेटी क्या है? देखिए सोनिया, बर्मा कमेटी क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। ये 1999 के कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की गई थी इस कमेटी में, कि भाई कुछ ऐसे कर्तव्य थे जिन्हें कानूनी रूप से हमें मनवाना था। भाई हमारा कर्तव्य क्या है कि वनों की रक्षा करना, अनियंत्रित कटाई को रोकना भी होगा कि भाई हम वनों की रक्षा कब करेंगे। भाई आपने कहा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है, अगर हम करेंगे तो करेंगे। हमारा कर्तव्य कि मम्मी पापा के पैर छुएंगे तो छुएंगे, नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे। अब कर्तव्य में ये भी कहा गया था कि आपको वनों की या प्राकृतिक चीजों की संरक्षण करना है। तो कोई कहता है हमें करना है, कोई कहता है नहीं करना है, कोई कहता है यार हम अगर संरक्षण करेंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे। किसी का अगर लकड़ी का व्यापार है तो वो कहेगा हम पेड़ नहीं काटेंगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए कुछ कानून बनाए हैं ऐसे। बर्मा कमेटी ने भी सुझाव दिया था, तो बर्मा कमेटी ने कुछ पुराने कानून याद दिलाए हैं, जैसे कि हमने आपको बताए थे वन्य जीव अधिनियम, है ना, और वन के ऐसे जीव जिनकी मात्रा दुर्लभ है ना, जैसे कोई भी जानवर है अगर कम मात्रा में है तो उसका ये नहीं कि आप रख लें उसको, है ना, उसे आप छोड़ दीजिएगा, वो बढ़े, उसकी प्रजाति आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे ही वन संरक्षण अधिनियम, मतलब वनों का अनियंत्रित कटाई, है ना, कि ज़्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें रही हैं। ओके, तो बर्मा कमेटी ने जितने भी कानून याद दिलाए हैं, व्यवस्थाएं की हैं कि भाई कानून प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की हैं। ओके, उनके बारे में हमने आपको बताया है। तो यहाँ से पूछ लेते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी क्या बात करती है। सरदार स्वर्ण सिंह वो मूल कर्तव्य लाती है, पहले 8 और अब 10 है, ठीक है। और ऐसे ही वो कंफ्यूज कर लेंगे कि बर्मा कमेटी लाई थी या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी लाई थी और बर्मा कमेटी क्या लाई थी, 1999 में आई थी। ओके, अब हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कुछ हमारी ऐसी विशेषताएं हैं जो साइलेंट है, शांत है, तो उनको हम लोग देखेंगे। जैसे भारतीय संविधान सामग्री और भावना में अभिनव है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है, फिर भी अद्वितीय है, सबसे अलग है, यूनिक है। कैसे? परिवर्तनों को अनुकूलित करता है, जैसे 42वें संविधान संशोधन, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारा एक फीचर्स क्या है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, इससे बड़ा कोई संविधान है नहीं।
अगर आपको पता हो, और लिखित है ना। पहला लिखित के अच्छा, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? यस, वेरी गुड, यूएसए। तो हमारे देश का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। कारण क्यों है? क्योंकि एक विस्तृत भौगोलिक इकाई अर्थात क्षेत्र है। ओके, विस्तृत भौगोलिक प्रकृति है। ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब हम लोगों ने पढ़ा था। ऐतिहासिक कारण क्या है? ब्रिटिश कॉलोनी थी, कई रियासत थी, ये सारी चीजें। और दूसरी बात, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। कानूनी सामग्री का प्रभुत्व है। विधायी एवं कार्यकारी एवं साथ ही प्रशासनिक मामलों से मिलकर बनता है ना। मतलब सारे राज्य एक है और एक ही नागरिकता है। अमेरिका जैसी डुअल नागरिकता तो है नहीं, डुअल सिटीजनशिप है नहीं, है ना। ये कारण है, इसीलिए हमें एक यूनिक बनाते हैं। ओके, अगला फीचर्स, ड्रॉ फॉर वेरियस सोर्स, विभिन्न सोर्सों से लिया गया है, स्रोतों से लिया गया है। जैसे किससे? सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम लोग प्रभावित रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। संरचनात्मक भाग हमने इसी से लिया है, और दार्शनिक भाग यूएसए एवं आयरिश संविधान से लिया है। राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया है ना। कठोरता एवं लचीलापन, फ्लेक्सिबल एवं रिजिड, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस है, दोनों का सिंथेसिस आया है अपने पास। ना ज़्यादा लचीला है, ना ज़्यादा कठोर है। तो इसमें 3 प्रकार के संशोधन है। एक संसद द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करते हैं हम लोग, और दूसरा संसद की सहमति से विशेष बहुमत द्वारा होता है। सॉरी, राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत द्वारा होता है। और नंबर 3 संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 368 के दायरे में। इन सारे संशोधनों को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था, मतलब सारी चीजें केंद्र में है हमारी, है ना। अब एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसे समझ लीजिएगा। एक मजबूत केंद्र होता है, एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य के राज्यपाल होते हैं, आपातकालीन प्रावधान होता है। संविधान फेडरेशन संविधान में नहीं है, जो शब्द है फेडरेशन वो हमारे संविधान में नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी वाइज, है ना, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संस्थाओं, तो ये सारी चीजें, संघीय शब्द आप लोग पढ़ना, संघीय विशेषताएं क्या है ना। यह चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बस खत्म ही होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। भाई 2 घंटे में ही कहने लगे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार का संघीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसे हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश से, है ना। विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई निर्विवाद पृथककरण नहीं है ना। क्लासिफिकेशन नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, नाम मात्र एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, ज्यादा अधिकारी भी नहीं है। क्या कह रही है साक्षी? श्री हरिवंशुकेतन, चलिए। बहुमत दल का शासन होता है हमारे यहाँ, फर्स्ट पोस्ट सिस्टम। कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण,
न्यायिक समीक्षा के दायरे के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन सीमित है। संसदीय संप्रभुता अनुच्छेद 368 के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन सीमित है ना। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, एकल है न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय है जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे संविधान में है, अन्य संविधानों में ऐसा नहीं है। हाँ, टोटल हमारे पास 11 हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमारा 86 2002 में जुड़ा था उसे जोड़कर। ओके, जो भी कह रहे थे 11 है तो एकदम राइट है, 11 है। अब 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, तो मूल कर्तव्य हैं, उनको हम आपको दे देंगे। ओके, कल की क्लास में। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य, किसी भी प्रकार के धर्म में हमारा यहाँ विभेद नहीं होता है। सेकुलर स्टेट है, आर्टिकल 42 1967 द्वारा जोड़ा गया। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, आर्टिकल 40 50 60 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये सारी चीजें आपको रखना है यार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सिटी एडल्ट फ्रेंचाइजीज है ना। भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसमें 1989-61 में संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन है, कैग है, यूपीएससी है, ये सारी निकाय, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, त्रिस्तरीय सरकार है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356, 365, वित्तीय आपातकाल 360, थ्री टायर गवर्नमेंट, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं को जोड़ा गया। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। टोटल 14 हमारे पास साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने 1.5 घंटे में कम से कम 3 या 4 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए। फंडामेंटल ड्यूटी 3 की है, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ, साइलेंट फीचर्स और डीपीएसपी, और 1.5 घंटा हुआ है अभी। ठीक, अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना मेरे तरफ से सेशन एंड है। और थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलेंगे कल फिर सुबह 7 AM to 9 AM। ओके, भारतीय संविधान की विशेषताएं, जनसंप्रभुता पर आधारित लिखित और व्यापक संविधान। यस यस, ट्राइलेटरल गवर्नमेंट, चलिए वो बता देते हैं हम आपको। ये पूछ रही हैं क्या? अभी है रुकना। ये त्रिस्तरीय सरकार, करिश्मा, देखिए हमारे यहाँ क्या है, गांव में जो चुनाव होते हैं प्रधानी के, वो गांव स्तर पर है ना।
विलेज स्तर पर राजनीति होती है, ब्लॉक स्तर पर राजनीति होती है हमारे यहाँ, और एक स्टेट स्तर पर होती है। 3 स्तर पर हमारे यहाँ क्या होती है राजनीति, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इन सबको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिएगा, जैसे गांव में होती है राजनीति, वो वाली बात करते हैं। हाँ, अब क्या है डीपीएसपी क्या है ना विपिन। विपिन, आप तो पहले क्लास में थोड़ा लेट आए हैं, क्योंकि आपका कारण है कि सर लाइब्रेरी जाना पड़ता है, लेकिन हो सके अगर कोशिश करिएगा 1 घंटे की क्लास आप घर पर ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आता है डीपीएसपी। ओके विवेक, डीपीएसपी को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। रुकिएगा, मेरा ऐप ऑफ हो गया है तो मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। तो डीपीएसपी क्या है, ये राज्य के कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक है। ओके विवेक, विपिन, विपिन है कि विकास है, कौन है, जो भी है, डीपीएसपी के बारे में हम बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं, सिद्धांत हैं जो राज्य को वेलफेयर बनाने के लिए मदद करते हैं। राज्य को बताते हैं कि आपके ये कर्तव्य है, आप कोई भी नीति या कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून बनाते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। ओके, सर्वहित में रखकर ही बनाएं। और अगर आप इनको बनाते हैं तब अगर किसी भी व्यक्ति के आर्टिकल 40 एवं 19 पर कोई असर पड़ता है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी जो होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, अर्थात गैर न्यायोचित होते हैं। मतलब ये है कि इनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य हमें सुविधाएं प्राप्त करे। जब राज्य के पास कोई किसी प्रकार का बजट ही नहीं है तो राज्य कहाँ से हमें सुविधाएं प्राप्त कर देगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दिल्ली गवर्नमेंट का, वो महिलाओं के लिए फ्री बस चलाता है, लेकिन यूपी से आप कहेंगे तो यूपी थोड़ी ना चला देगा, मुंबई में थोड़ी ना चलने लगेगी, है ना। कई चीजें हैं। ओके, क्लियर। अब एक बार जब आप विपिन क्लास देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ आपको एकदम संक्षिप्त में बता दिया है। ओके, अब साक्षी पूछ रही क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछ लेंगे राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत है ना। डीपीएसपी में पूछ लेंगे कौन कौन से किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है और किस कमेटी ने क्या सिफारिश की है। वर्मा कमेटी, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज में वर्मा कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी पूछ लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब हम लोग देखेंगे, और है ना। चलिए, और कोई को किसी, विपिन 360 है, 361 नहीं है। ओके, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, मोस्ट वेलकम अंजलि, अंजनी। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। याद करना पड़ेगा साक्षी, सिलेबस समाप्त होगा तभी से होंगे। ओके सोनिया।
विपिन अभी नहीं, थोड़ा सिलेबस हो जाए, यूनिट 9 और 10 पर हम लोग पहुंचेंगे, तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे पीवाईक्यू। ओके। ऐसा नहीं हो सकता है साक्षी कि पीडीएफ में मिल जाए, क्योंकि आपको ही नोट करना पड़ेगा। करिश्मा ऑलरेडी मैंने कहा था कि कल तो होगी कल की क्लास ऑफ थी, और आप सबको पता था कि आज तो क्लास होगी, है ना। तो 7 से 9 ये तो कल भी होगी क्लास। जब आपकी छुट्टी रहती है, ऑफ करते हैं क्लास, तो हम ऑलरेडी आपको बता देते हैं, ठीक है। और मैं तो रात में ही शेड्यूल कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाई क्लास क्योंकि नेटवर्क इशू था, इस वजह से। ओके। चल, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 7 बजे।